हाँ, सभी को नमस्कार। और हम लोग थोड़ा-सा लेट हो गए आज इस क्लास को करने में। तो आज हमारी एक मैराथन क्लास है रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर और श्वसन तंत्र, ठीक है? मतलब जिसका संबंध रेस्पिरेशन से है। तो आप देखेंगे कि रेस्पिरेशन, मैंने यहाँ वर्ड लिखा हुआ है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सुभाष कह रहे हैं कि मैं सर आज की क्लास का पिछले 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा-सा एक्चुअल में उस क्लास को तैयार आने से पहले आज थोड़ा-सा लेट हो गया मैं। तो मैं जितने भी हमारे से जुड़े हुए हैं, सभी लोग आज इस क्लास को देख रहे होंगे। तो आज ये मैराथन क्लास हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर लिखा हुआ है। तो मेरा ये है कि अ, जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उनके ऊपर एक मैराथन क्लासेस जो मेन टिप्स हैं, जिन पे क्वेश्चंस आते हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि पहला जो पॉइंट है हमारे पास, वो हमने लिखा रेस्पिरेशन, ठीक है? हम ये मैराथन क्लास ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहे हैं हम लोग। तो रेस्पिरेशन का मतलब हो गया एक तरीके से श्वसन। श्वसन। अब ध्यान देना है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात जब हम करते हैं तो एक हमारे पास आता है इंस्पिरेशन, मतलब अंतःश्वसन, अगर आप देखेंगे अंतःश्वसन, और दूसरा एक्सपायरेशन, बाह्य श्वसन, है ना? आप देखेंगे बाह्य श्वसन, अंतःश्वसन, बाह्य श्वसन। इसको हम इनहेलेशन भी बोलते हैं और इसको एक्सहेलेशन। ठीक है? तो सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी? हाँ, बिल्कुल। मैं भी देखना चाहूँगा मैं कि आवाज मेरी क्लियर है कि नहीं। तो हाँ, आवाज आ रही है मेरी पूरी? मैं सुनना चाहूँगा कि आवाज क्लियर है मेरी? हाँ। हेलो? हाँ, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मैंने बताया कि जो रेस्पिरेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक को इंस्पिरेशन बोलते हैं हम और दूसरा एक्सपिरेशन, मतलब अंतःश्वसन और बाह्य श्वसन। अंतःश्वसन को इनहेलेशन और बाह्य श्वसन को एक्सहेलेशन। अब इनहेलेशन का मतलब हो गया कि वातावरण से वायु आपके शरीर के अंदर जा रही है, फेफड़ों के अंदर जा रही है, ठीक है? जब हमारी वायु अंदर जाती है तो यहाँ देखेंगे इंस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है हमारा 78% होता है, 78%। और उसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन, उसके अंदर
ऑक्सीजन को देखेंगे आप 20.96%। ठीक है, ये लैरी जी शेवर की बुक है, बड़ी रेपुटेड बुक है, फॉरेन राइटर्स की बुक। उसमें से बताया मैंने कि नाइट्रोजन 78% जब अंतःश्वसन हो रहा है, इनहेलेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जो होती है 20.96% और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो होती है 0.04%। ठीक है, 0.04%। और आप देखेंगे इस तरीके से हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, तो इनहेलेशन के अंदर इस तरीके से हमारी ये जो गैसों की जो प्रतिशत है वो आपने देखा। तो अब अगर जब हम एक्सहेलेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन जो होती है वो तो कांस्टेंट 98% ही रहेगी। ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीजन आपका 16% हो जाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा आप देखेंगे 4.04% हो जाता है। एक इस पे कई बार क्वेश्चन आया है, इस पे कई बार कंफ्यूजन होता है, बट राउंड फिगर दी जाती है इसके अंदर हमेशा एग्जाम के अंदर। तो कभी कभी एग्जाम के 20% दे देगा ये, इसको 0.04%, इसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। आप देखेंगे इनके अंदर आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। CO2 4.04%, जब एक्सेलरेशन हो रहा है और इनहेलेशन जो हो रहा है 0.04%। नाइट्रोजन में कोई चेंज नहीं, ये 20.96, कई जगहों पे 20% भी दे रखा है, थोड़ा बहुत चेंज, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो पहली बात ये समझ में आना चाहिए कि आपका इंस्पिरेशन और एक्सेलेरेशन क्या होता है। अभी धीरे धीरे मैं आगे समझाऊंगा मैं आपको। दूसरा एक इसको अलग तरीके से फिर बांटा गया है, क्या यहाँ देखेंगे आप, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन जो क्या होता है, एनवायरमेंट और लंग्स के बीच में इन, हाँ ये मैंने इंटरनल लिख दिया, पर इसको थोड़ा चेंज करना है, थोड़ी सी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होता है एनवायरमेंट और लंग्स, मतलब वातावरण और फेफड़ों के बीच में जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, इसका हमने एक नाम और है, इसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। उसके बाद देखो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, दो ही प्रकार के होते हैं, अंतःश्वसन बाह्य श्वसन से मिलकर हमारा पूरा श्वसन बनता है, रेस्पिरेशन बनता है। ठीक है, ये जब हम और टेक्निकली डेप्थ में जाते हैं तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किस किस के बीच में, वातावरण और फेफड़ों के बीच में, जिसको कि हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे अगला आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, सेल्स, जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, जो सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है उसको हम क्या कहेंगे, हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ समझने की बात है यहाँ पर आपको कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस क्या है। आगे चलते हैं। तो इंटरनल रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन,
तो आपने देखा हमने कितनी चीज को कवर किया कि भाई रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके अंदर हमने गैस का परसेंटेज बताया कि इनहेलेशन के दौरान गैस का परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं इंटरनल रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, जो हमारे क्या होता है, सेल्स के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है हमारा। ठीक है, तो ये आपने देखा दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन हमने समझाया। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे देखना है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अब ये देखेंगे आप कि इसके बाद आपको देखना है कि वो रास्ता क्या होता है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है, वह श्वसन नाल क्या होती है, कि जो कैसे कैसे वायु अंदर आती है, उसको समझना जरूरी है। यहाँ देखना है आपको, सबसे पहले वायु जो होती है हमारे नाक से आती है, समझना है। नाक का अंदर जो भाग होता है उसको हम कहते हैं नेजल कैविटी कहते हैं। ठीक है, मतलब गुहा, नाक की गुहा। और इस भाग को हम लोग देखेंगे आप नॉस्ट्रल, एक ही जगह पर नॉस्ट्रल यूज करते हैं इसको, नॉस्ट्रल। नाक से वायु अंदर गई हमारे नेजल कैविटी के अंदर। नेजल कैविटी के अंदर क्या होता है, आप देखेंगे कि नेजल कैविटी के अंदर नेजल हेयर होते हैं। नाक के बाल होते हैं, है ना, नाक के अंदर बाल होते हैं। और उसके बाद देखेंगे, उसके बाद म्यूकस होता है। म्यूकस का मतलब श्लेष्मा होता है, जो चिपचिपा होता है। और ये चिपचिपापन नाक के जो बाल होते हैं उनके ऊपर भी लगा रहता है। तो जब हम सांस ले रहे होते हैं तो जो बड़े बड़े कण होते हैं उनको तो नाक के बाहर रोक लेते हैं, उसके जो महीन कण होते हैं उनको क्या करता है, जो म्यूकस होता है वो अपने में चिपका लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये हमारी जो नाक के बाद नाक के अंदर जो एक रास्ता आता है, जिसको आप देखेंगे, हम कहते हैं उसको पूरे को फेरिंग्स कहते हैं। और ये फेरिंग्स तीन चीज से मिलकर बनता है, समझना है यहाँ पर। पहला नेजोफेरिंग्स, जो नाक के बाद अंदर का नाक का रास्ता होता है, नेजोफेरिंग। उसके बाद मुंह का जो अंदर का रास्ता अंदर से जाके जो जो जाके नेजोफेरिंग से मिलता है, वो हमारा होता है, आप देखेंगे, ओजोफेरिंग्स। और ये दोनों जहां जाके मिल जाएंगे उनको हम क्या कहते हैं, लैरिंगोफेरिंग्स। अब आप देखेंगे कि ये इन तीनों से मिलके बनता है फेरिंग्स। ठीक है। अब ये जो भाग है हमारे ओजोफेरिंग, लैरिंगोफेरिंग, नेजोफेरिंग्स, ये तो आप देखेंगे लैरिंगोफेरिंग्स, ये जो फेरिंग्स होता है इसको हम अपने श्वसन तंत्र में और पाचन तंत्र दोनों में ये कार्य करता है, तो दोनों जगह पे इसको रखा जाता है। बट जब हम पढ़ते हैं इसको तो इस प्रकार से हम श्वसन तंत्र के अंदर इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं
तो मैंने क्या हुआ था, वायु घुसी नेजल कैविटी के अंदर आई, उसके बाद जो नेजल हेयर होते हैं वो कुछ बड़े बड़े कणों को रोकते हैं और कुछ म्यूकस जो बालों में लगा रहता है उसको रोकता है। उसके बाद म्यूकस, अब यहाँ देखेंगे ये जो म्यूकस लिखा हुआ है मैंने, श्लेष्मा, आपने जब बोन्स पढ़ी, हड्डियां पढ़ी, तो हड्डियों के अंदर इंफीरियर कॉन्चा होता है ना, इंफीरियर कॉन्चा। नाक के अंदर जो नाक का बेस बनाता है, नाक के अंदर वो क्या होता है, इस तरीके से उठा हुआ है ऐसे। अगर ये सीधे होता तो क्या होता है, इसका एरिया कम होता और ये ज्यादा हो जाता है। तो नाक के अंदर जो नेसोफेरिंक्स के अंदर जो म्यूकस का इंफीरियर कॉन्चा होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है, जिससे कि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और म्यूकस इसी के ऊपर लगा रहता है, जिससे कि कोई भी बाहरी जो कण, धूली कण आती है वो इसी को चिपक जाता है। अब देखते हैं हम लैरिंगोफेरिंक्स, ये तीनों जहां खत्म होते हैं, यहाँ समझना है, वहां पर हमारा स्टार्ट होता है लैरिंग्स। क्योंकि हमने लैरिंगोफेरिंक्स इसलिए बोला क्योंकि लैरिंग्स ये सब जाके लैरिंग्स में जाके मिल रहे हैं। ठीक है, ये लैरिंग्स हुआ। अब क्या होता है, ये जो लैरिंग्स होता है ये किसका बना होता है, कार्टिलेजेस का बना होता है। अगर आप देखते हैं कि पुरुषों के अंदर एक जो गर्दन होती है उठी हुई दिखाई देती है, यहाँ पे गर्दन उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, ये जो आगे से देखते हैं आप, ये उठा हुआ जो भाग दिखता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एडम एप्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, एडम एप्पल। होता क्या है, ये हमारी जो हाइयोइड बोन होती है, नोट करना है, हमारे शरीर के अंदर एकमात्र ऐसी हड्डी होती है जो अन्य किसी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइयोइड बोन। हाइयोइड बोन, ये क्या होता है, यू शेप की होती है, ऐसी होती है, यू शेप। इसको हम टंग बोन भी कहते हैं, इसको हम टंग बोन भी कहते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि हमको टिप्स देने हैं और लंबी क्लास खींचनी, तो इतना आपको जानना है कि कैसे हवा आ रही है, ये जाके कहाँ खुल रहा है, यहाँ पर लैरिंग्स के अंदर। लैरिंग्स मैंने बोला कार्टिलेजेस का होता है, और लैरिंग्स वाला ये भाग होता है क्योंकि इसी लैरिंग्स पे हमारा क्या होता है, थायराइड ग्लैंड्स होते हैं। अभी मैं ग्लैंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने एडम एप्पल इसलिए बोला क्योंकि ये उठा हुआ जो भाग दिखता है इसको बोलते हैं एडम एप्पल बोलते हैं। ठीक है, ये इसके पीछे क्या होता है, हमारा हाइयोइड बोन होती है जो यू शेप्ड बोन होती है हमारी। ठीक है, यू शेप्ड बोन होती है। उसके बाद आप देखेंगे कि हाँ, ये जो फेरिंग्स होता है, ये जो फेरिंग्स होता है, ये आपको नोट करना है। जो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है, 7। सर्वाइकल मतलब गर्दन की जो हड्डी होती है 7 होती है। तो तीसरे नंबर की C3 जो होती है, C3 पे ये लैरिंगोफेरिंक्स जाके लैरिंग्स में जुड़ता है। ठीक है, ये किस में जुड़ता है, लैरिंग्स में जाके जुड़ जाता है, ये लैरिंग्स के अंदर। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पर पॉइंट लिखना है, मैंने अभी जब एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन बताया था, हम जब बाहर रेस्पिरेशन करते हैं, बाहर वायु आती है हमारी बाह्य श्वसन में, तो आप देखते हो भाप जम जाता है। अगर मैं अपने चश्मे को उठाऊं ऐसे करूं तो इस पर भाप सा जम जाएगा। भाप जम जाएगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर भी बाहर आ रहा है, जल भी बाहर आ रहा है। तो देखा जाता है कि लगभग हमारे बाह्य श्वसन में एक दिन में 400 ml 400 ml जल बाहर आता है भाप के रूप में। नोट कर लेने की जरूरत है, एक पॉइंट है। और वो जो मैंने म्यूकस बताया, म्यूकस, ये जो म्यूकस लिख रहे हैं आप, म्यूकस एक दिन में लगभग
आधा लीटर 1/2 लीटर उत्पादित होता है, इसका उत्पादन होता है। आधा लीटर म्यूकस निकलता है पूरे दिन में। मेरे पूरे दिन के अंदर बताया जब बाह्य श्वसन करते हैं तो भाप में जो वाटर होता है, क्योंकि बोलते बाह्य श्वसन में क्या क्या निकलता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वाटर कितना, लगभग 400 ml। और म्यूकस की बात करता हूँ, म्यूकस कितना बनता है एक दिन के अंदर, तो वो लगभग आधा लीटर बनता है। ठीक है, अब देखते हैं ये जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स जाके किससे जुड़ता है, ट्रैकिया से जुड़ता है। लैरिंग्स किससे जुड़ता है, ये हमारा लैरिंग्स ट्रैकिया से जुड़ता है। ये जो लैरिंग्स होता है, ये लैरिंग्स इस तरीके का होता है, एक तरीके से ढक्कन नुमा आकृति होती है। इसके ऊपर पत्ते के रूप में, पत्ते जैसे पत्ते की आकृति देखा होगा आपने, ठीक है, पाइन ट्री देखा होगा आपने, इस तरीके का पत्ता होता है उसका, ये इस तरीके का होता है। ठीक है, इसी आकार का क्या होता है, एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस होता है, मतलब ये ढक्कन का कार्य करता है। एपिग्लोटिस होता क्या है, कार्टिलेजेस का बना हुआ होता है। ठीक है, मैंने जैसे बताया लैरिंग्स क्या होता है, कार्टिलेजेस का बना होता है। एपिग्लोटिस जो होता है ये भी कार्टिलेजेस का होता है, बट ये कैसा होता है, फाइब्रो कार्टिलेज का बना होता है। तो कार्टिलेज देखा होगा, 3 प्रकार के कार्टिलेज होते हैं, हेलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और तीसरा होता है इलास्टिक कार्टिलेज। तो लैरिंग्स जो होता है वो लैरिंग्स हमारा किसका होता है, हेलाइन कार्टिलेज का, HYALINE, हेलाइन कार्टिलेज का होता है। और जो हमारा एपिग्लोटिस होता है ये हमारा फाइब्रो कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, फाइब्रो कार्टिलेज का। अब क्या होता है कि जैसे हम ये हमारी नली ऐसे जैसे देख रहे हैं आप, नली है, इस तरीके से हमारा क्या होता है, ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया के ऊपर ढक्कन के रूप में क्या होता है, एक हमारा एपिग्लोटिस होता है। आपने कुछ भोजन खाया तो होता क्या है, यहाँ पर देखने की जरूरत है। यहाँ आप देखेंगे कि ये हमारा क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया का मतलब होता है विंड पाइप, श्वास नली। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं, श्वास नली। और ट्रैकिया कैसा बना होता है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसके छल्ले होते हैं। ठीक है, छल्ले होते हैं और लगभग 16 से 20 छल्ले होते हैं पूरे ट्रैकिया के अंदर। नोट कर लेना, ट्रैकिया में 16 to 20 रिंग्स होती हैं, कार्टिलेजेस का होती हैं। और अभी मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं डायग्राम से बता के अब आपको समझा रहा हूँ, मैं समझना है यहाँ पर। ये देखेंगे आप, सीधे हम ये देखते हैं, यहाँ पर ये देखेंगे एपिग्लोटिस। ठीक है, और जहां मैंने एडम एप्पल बताया आपको, जहां होता है एडम एप्पल, यहीं पर एडम एप्पल होता है, यहीं पर हाइयोइड बोन होती है हमारी। और ये हमारे क्या है, ये लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स से ढक्कन नुमा आकृति होती है। तो और इसके पीछे मैं लाल पेन से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे, ये हमने भोजन खाया, ये देखिए ये दोनों जंक्शन होता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है,
कि कहाँ पर मुंह का रास्ता और नाक का रास्ता क्रॉस होते हैं, लैरिंग्स के पास क्रॉस होते हैं, ध्यान रखने के लिए। और इस लैरिंग्स के पास मैंने बताया कि यहाँ पर क्या होता है, ढक्कन नुमा आकृति सी होती है। ठीक है, अगर आपने कुछ भोजन खाया तो ये क्या होता है, ये इसके ऊपर हमारी श्वास नली को बंद कर देता है कि भोजन जो होता है, भोजन का कण हमारा इसके ऊपर से ऐसे आया और ये चला गया भोजन। कभी कभी देखो खाना खाते समय कोई व्यक्ति बात करता है तो वो भोजन का कुछ कण अगर इसमें चला जाता है, श्वास नली में धसका सा लगता है, तो क्या होता है कि जैसे आपने भोजन खाया तो इसने क्या किया, इस एपिग्लोटिस ने इस श्वास नली को ढक लिया, इसको ढक लिया। और जैसे आपने भोजन का पदार्थ जो अंदर चला गया, खाली हो गया, ये फिर से क्या होता है, खड़ा हो जाता है, जिससे कि हमारी वायु अंदर आ सके। तो एपिग्लोटिस जो होता है हमारे श्वसन तंत्र का ऐसा भाग होता है जो इसको बंद करने का काम करता है, श्वास नली। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, और मैंने एक चीज और बताया कि वो कौन सा भाग होता है जहां पर श्वास नली और ग्रास नली आपस में मिलती है, लैरिंग्स। अब हमको पढ़ना है क्योंकि ये हमारा इसके बाद, इस लैरिंग्स के बाद यहाँ पर समझ लो लैरिंग्स खत्म हो गया, इसके बाद क्या होता है, ये गोल गोल इस तरीके से सी शेप, या मैंने बताया सी का शेप, जो हमारी ट्रैकिया है आगे की तरफ सी होता है, ठीक है, पीछे से खाली रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने कुछ इस तरीके से ट्रैकिया को बनाया, और ट्रैकिया में जो कार्टिलेजेस हैं जो सी शेप के बने हुए, ऐसे ए, ये देखिए ऐसे करके आगे से तो कठोर है, पीछे से खा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पीछे कौन है इसके, हमारी भोजन नाल है, ग्रास नली है, भोजन आराम से जा सके। ठीक है, ये इस तरीके से बना होता है ट्रैकिया। और मैंने बताया कि ट्रैकिया के अंदर 16 से 12 छल्ले होते हैं, ऐसे छल्ले सी शेप के। ठीक है, और ये क्या होते हैं, कार्टिलेजेस के बने हुए होते हैं ट्रैकिया के, और जिसकी लंबाई, ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है, अगर देखेंगे आप, ट्रैकिया की लंबाई आपकी 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ये ट्रैकिया जो है यहाँ से आ रहा है, ये 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर। और पांचवा जो थोरैक्स वर्टिब्रा होता है हमारा, थोरैक्स वक्ष का जो वर्टिब्रा होता है, वक्ष की कशेरुकाएं होती है, वो पांचवें कशेरुकाओं के फिफ्थ तक जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये दो भागों में बट जाता है। ये जैसे बटा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये तो ट्रैकिया हो गया, मतलब विंड पाइप, श्वास नली, और ये जो बटा इसको बोलते हैं हम ब्रोंकस। राइट ब्रोंकिस, लेफ्ट ब्रोंकिस, समझता है? ठीक है, दायां और बायां। ये जो राइट होता है, जो राइट वाला होता है, वो लगभग थोड़ा सा ऐसे सीधे आता है, ऐसे आता है, और ये क्या होता है, ऐसे सीधे फेफड़े होते हैं। ध्यान रखना है, जो हमारा बायां, लेफ्ट, ये होता है ब्रोंकस, यहां से यहां तक, इसकी लंबाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, और इसकी यहां से यहां तक की 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो दाएं फेफड़े में जा रहा है, राइट लंग्स के अंदर जा रहा है, लंग में, वो थोड़ा सा खड़ा होता है, और ये इस तरीके से रहता है कि भोजन आएगा तो ये हो जाए, ये श्वास जो आएगी, वायु आएगी, ऐसे आएगी, और इसमें सीधे आएगी। इसलिए कभी देखा होगा कि गलती से कोई भोजन का कण जाता है तो उसकी अधिकांशता दाएं फेफड़े में घुसने की संभावना रहती। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल होता है, ऐसे बना हुआ, तो कोई भी चीज इसमें चले जाएगा, और ये क्या घुमा हुआ है, ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल है इस तरह से, और ये ऐसे है,
ये समझना है। अब हमारे देखेंगे दाएं फेफड़ा बाएं फेफड़ा, है ना। दाएं फेफड़े में 3 लॉब होते हैं। लॉब का मतलब पिंड। अब देखेंगे 1 2 3। लॉब का मतलब ये घुमाओ, ये ए, इसको बोलते हैं अपर लॉब, और इसको बोलेंगे मिडिल लॉब, और सबसे नीचे होता है लोअर लॉब। और इसके अंदर खाली 2 लॉब होते हैं, अपर और लोअर लॉब। ठीक है। अगर हम देखते हैं दोनों फेफड़े, हम दोनों अगर फेफड़ों को देखते हैं तो आप देखेंगे दोनों फेफड़ों का जो वजन है, वेट 1200 से 1300 ग्राम होता है। 1200 टू 1300 ग्राम्स होता है। और वहीं आप देखेंगे कि दाएं फेफड़े का आप देखेंगे, राइट का, इसका लगभग 625 ग्राम होता है। लगभग 625 ग्राम इसका वजन होता है। और हमारे बाएं वाले फेफड़े का देखेंगे, इसका लगभग 575 ग्राम होता है। तो साफ साफ दिख रहा है कि हमारा बायां फेफड़ा दाएं की तुलना में छोटा होता है। ठीक है, मैंने लगभग बताया दोनों का वजन 1200 से 1300 ग्राम। अगर दाएं का देखते हैं तो लगभग हमारा 625 ग्राम होता है, और बाएं का 575 ग्राम, 575 ग्राम। ठीक है, कितनी चीज क्लियर हुई? अभी तक हम ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, हमारा ये दोनों ब्रोंकस, ब्रोंकस कहा जाएगा, और दो को, और अगर एक एक का नाम लेते तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? ब्रोंचीज बोलते हैं, ब्रोंकीज, राइट। अब देखेंगे हम, ये जो हमारा फेफड़ा है, ये फेफड़े की दीवार जो है, दीवार, वाल, परत, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? प्लूरा। प्लूरल वाल। ये भी 2 परत होती है इसकी, इसकी भी 2 परत होती है। प्लूरा की आप देखेंगे, जो फेफड़ों की दीवार होती है, इसकी 2 परत होती है। एक को हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, और दूसरे को बोलते हैं विसरल प्लूरा। नोट करने की जरूरत है कि जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, फेफड़ों की 2 परतें बनी होती हैं, मतलब 2 परत का बना होता है। जो बाहर वाली होती है, अब अगर मैंने इसकी 2 बना दी, एक हाँ रेड कलर की बना दी, और दूसरी में अगर ब्लू कलर की बनाता हूँ अंदर वाली, तो रेड वाली परत को हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, और ब्लू वाली को बोलते हैं, जो अंदर होती है, उसको बोलते हैं विसरल। विसरल प्लूरा। और इसके बीच में जो जगह होती है, इस जगह के अंदर ये प्लूरल जो स्पेस होता है, इसमें क्या होता है? तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसको हम बोलते हैं प्लूरा। तो ये कितना आसान है। दीवार का नाम भी प्लूरा से है, और अंदर तरल पदार्थ भरा है, उसका भी नाम प्लूरा से है। ठीक है, प्लूरा रहता है जो फेफड़ों को बाहरी आघातों से बचाता है। ठीक है, इतना ये क्लियर हुआ आपको? अब आगे चलते हैं हम। क्या होता है कि ये जो ब्रोंकस होते हैं, हमारी ब्रोंकीज जो होती है, अंदर जाके अनगिनत शाखाओं में ये बढ़ जाते हैं, अनगिनत शाखाओं में बढ़ जाते हैं, और फिर अंत में जाके छोटे छोटे गुच्छे नुमा आकृति में खत्म होते हैं। ठीक है,
ये जो आ रही है अलग अनगिनत, ये इनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और ये छोटे छोटे आप देखेंगे अंगूर के जैसे गुच्छे होते हैं, ऐसे ऐसे गुच्छों में ये आके खत्म हो जाते हैं। तो ये जो गोल 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 बने हुए हैं, इनको हम कहते हैं एल्वियोलाइज। काफी है, बहुवचन हम यूज करेंगे, प्लूरल शब्द यूज करेंगे, अदरवाइज एक के लिए यूज क्या करते हैं, एल्वियोलाइज। ठीक है, ये एल्वियोलाई क्या होते हैं, हमारे श्वसन तंत्र की इकाई होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एल्वियोलाई। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहां पर एक चीज और समझना है कि अभी देखो कोरोना काल जो हुआ, जो कोविड 19 जो था, उसके अंदर जो कोरोना वायरस था वो यहीं आ रहा था, इन एल्वियोलाइज के पास, और इस एल्वियोलाइज को चौक कर देगा। चौक का मतलब इसमें एक मवाद सा भर देता था, जिससे कि सांस का आदान प्रदान नहीं हो पाता। ठीक है, दूसरी चीज, जो कोरोना वायरस था वो कैसे अंदर आता था, हमारे जो नाक का हमने म्यूकस बताया था, ठीक है, उस म्यूकस में एक एंजाइम होता है ACE2, उस एंजाइम को क्या बोलते हैं हम, ACE2 एंजाइम। मेन सबसे बड़ी जो जड़ है वो ACE2 एंजाइम था। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, क्या बोलते हैं इसको, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, नोट कर लेना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, यही सबसे बड़ा जड़ था। जो क्या होता था, ये ऐसा प्रोटीन है ये एंजाइम कि बाहरी किसी भी पदार्थ को अपने में चिपका लेता है। अब यहाँ पर आके कोरोना वायरस चिपक के वो अंदर की तरफ जाता था, श्वास नाल में इसी तरीके से अंदर आता था और इनके पास पहुंचता। डॉक्टर क्या कहता था कि आप गरारा कीजिए, ठीक है, कैसे भोजन नाल में चले जाए वो। अगर वो भोजन नाल में गया तो भोजन नाल को तो हमारा जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो बाहरी कीटाणुओं को खत्म करने का काम करता है। तो भाई जो भी कोरोना वायरस दिक्कत कर रहा था वो कहाँ कर रहा था, हमारे श्वसन तंत्र के अंदर, और मेन इस एल्वियोलाई को चौक कर रहा था। और ये कहाँ से आ रहा था, हमारे म्यूकस के अंदर एक एंजाइम था ACE2, जिसको हमने बोला एंजियोटेंसिन। ठीक है, ANGIO, एंजियोटेंसिन, TENSIN, टेंसिन, कन्वर्टिंग CONVERTING, कन्वर्टिंग एंजाइम, इसे एंजाइम 2 था। राइट, इतना क्लियर हो गया। आगे चलते, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ। अब मैंने आपको बताया कि भाई ऐसे अंदर के अनगिनत शाखाओं बढ़ गया, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल जाके क्या हो गया, एल्वियोलाइज में खत्म हो गया। ठीक है, अब एक एल्वियोलाई को मैंने ले लिया, एक एल्वियोलाई ले लिया, एक सिंगल। अब बात आती है हमारे शरीर में, फेफड़ों में एल्वियोलाई कितने, नोट करने की जरूरत है। लगभग 300 से 400 दोनों फेफड़ों, 300 to 400 दोनों फेफड़ों के अंदर होते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, और अगर आप देखेंगे, मैंने 300 से 400 क्या बोला, मिलियन लिखने की जरूरत है, मिलियन। वैसे एक फेफड़े में लगभग बोलते हैं 150 मिलियन एल्वियोलाई होती है, दूसरे में 150, 300 हो गई।
बट 300 से 400 बोला जाता है। जितनी फॉरेन राइटर्स की बुक्स में लिखा हुआ 300 to 400 एल्वेलाइज इन आवर लंग्स। एक लंग में, एक फेफड़े के अंदर लगभग 150। ठीक है, एल्वेलाई क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस करते हैं। लिखना है, ये जो एल्वेलाइज होते हैं वो क्या करते हैं? ये एल्वेलाई करते हैं गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस। गैस का आदान प्रदान करते हैं। अब एक्सचेंज क्या मतलब? ऑक्सीजन आया, कार्बन डाइऑक्साइड ले गया, एक्सचेंज। इसको हम और क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। इसको हम डिफ्यूजन प्रोसेस भी कहते हैं। फ्यूज ना होके डिफ्यूज, फ्यूज का मतलब जुड़ जाना, डिफ्यूज का मतलब जुड़ना नहीं है। ऑक्सीजन आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। ठीक है, ये एल्वेलाइज समझने की जरूरत है। यहाँ पर इतनी क्वेश्चन को मैंने बताया कि अब देखिए यहाँ पर भाई इस तरीके से नोज, नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल, ओसोफेरिंक्स। ठीक है, मतलब नेजोफेरिंक्स मुंह का, ओसोफेरिंक्स, फिर लैरिंगोफेरिंक्स से लैरिंक्स बना, वही एपिग्लोटिस होता है। और बाकी मैंने बताया कि स्वर यंत्र भी वही रहता है, वो ठीक है, क्या बोलते हैं? वोकल कोड, वैन वाला VOCAL, वोकल कोड भी कहाँ होता है? हमारे लैरिंग्स के पास। अगर मैं बोल रहा हूं तो यहाँ वोकल कोड काम कर रहा है, स्वर यंत्र काम कर रहा है। स्वर यंत्र दो प्रकार के होते हैं, ट्रू, लिखना है, ट्रू वोकल कोड, और दूसरा फॉल्स वोकल कोड होता है। ठीक है, जो फॉल्स होता है वो क्या होता है? नमी वाला, नम 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 होता है। बस आपको तो जानना है कि वोकल कोड होता है, स्वर यंत्र बोलते हैं इसको। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बोलते समय कौन सा तंत्र काम करता है? बोलते समय हमारा श्वसन तंत्र कार्य करता है। अगर मैं बोल रहा हूं तो श्वसन तंत्र के कारण ही बोल पा रहा हूं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। आगे देखते हैं, समझते चलना है। मैं छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं जिसपे क्वेश्चन आते हैं। जितने भी पॉइंट बताए सब पे क्वेश्चन आते हैं। राइट, अब देखना आगे। मैं अभी गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस की बात कर रहा हूं, डिफ्यूजन की बात कर रहा हूं। यहां समझना है आपको। देखें आप, अब ये गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस कैसे होता है? यहां देखना है आपको। जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं, मतलब अंतः श्वसन कर रहे हैं, राइट। अब इनहेलेशन के अंदर भाई नाइट्रोजन की बात नहीं कर रहे हम ऑक्सीजन और CO2 दोनों अंदर आती है। ये जो ऑक्सीजन अंदर आ रही है, ये इसका पार्शियल प्रेशर, क्या बोला मैंने? पार्शियल प्रेशर। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इनहेलेशन में, अंतः श्वसन में कितना होता है? 145 mmHg होता है, नोट कर लेना। और ये जो CO2 का पार्शियल प्रेशर वातावरण से जो आ रही है, उसका होता है कितना? 40 mmHg। अब देखेंगे एक्सहेलेशन, मतलब बाह्य श्वसन। हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा बनी और बाह्य श्वसन में वायु बाहर आएगी, उस वायु के अंदर ऑक्सीजन जो हो जाए, उसका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वो होता है 40 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड वाले का होता है 45 mmHg। भाई जिसका प्रेशर ज्यादा वो उधर घुस जाएगा। यहाँ पर
ऑक्सीजन का 145 mmHg था, इसका 40 था, ऑक्सीजन क्या हो गई अंदर आ गई इनहेलेशन से। देखिए यहां से इनहेलेशन में 40 mmHg है, 45 ये अंदर नहीं आ पाएगी। हाँ अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड ये आप देखेंगे ये तो ऐसे घुसेगी और ये उल्टा भाग जाएगी। ये पार्शियल प्रेशर होता है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। पार्शियल प्रेशर कि वातावरण की वायु के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 145 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 40 mmHg। और जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे जो ऑक्सीजन बाहर आ रही है उस ऑक्सीजन का प्रेशर 40 mmHg, बट कार्बन डाइऑक्साइड को 45 5 ज्यादा होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और इसलिए ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाती है। ठीक है, जिसका प्रेशर ज्यादा है। अब बट ये प्रेशर कहाँ काम कर रहा है? ये प्रेशर हमारा इन एल्वेलाई में काम, अभी तो डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है। ये जो एल्वेलाई होती है आप देखेंगे, सपोज मैंने एक एल्वेलाई बनाई, इस एल्वेलाई के चारों तरफ बाहर की तरफ ये ऐसे घिरी रहती है, ये किनसे? कैपिलरीज से। कैपिलरी जो आपने जब हमने रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा, जो पल्मोनरी आर्टरी कैसा रक्त लेके आती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। वो ब्लड कहाँ जाता है? हमारे फेफड़ों में जाता है। वो देखिए वो रक्त हमारे फेफड़ों में आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है। इन्होंने कैसा आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। और जो हमने सांस ली अंदर, अंतःश्वसन किया, अंतःश्वसन के अंदर आप देखेंगे अंदर, इसके अंदर घुस के अंदर अंदर की तरफ क्या आ रखी है? ऑक्सीजन आ रखी है, जिसका प्रेशर कितना था? 145 mmHg था। और जो पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से आई है उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना था? उसके अंदर था 40 mmHg। भाई इसका प्रेशर ज्यादा, ये खट से क्या हुआ? इस कैपिलरीज में आ गया और एक कैपिलरी वापस लेके चली गई पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चली गई। यहाँ पर गैस एक्सचेंज प्रोसेस होता है, किसके कारण होता है? इस पार्शियल प्रेशर के कारण होता है। कहाँ होता है? एल्वेलाइज में होता है। किनके बीच में होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में होता है। और ये प्रोसेस को हम और क्या कहते हैं? डिफ्यूजन भी कहते हैं, लिखा हुआ डिफ्यूजन प्रोसेस। इतनी चीज क्लियर हो गई? तो मैंने अभी तक क्या क्या बता दिया आपको, पूरा रेस्पिरेशन में कैसे कैसे होता है, कितने प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, गैस एक्सचेंज प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद मैंने म्यूकस के अंदर H2 एंजाइम बताया मैंने, ठीक है। एडम एप्पल बताया मैंने आपको, उसके बाद वोकल कोड बताया मैंने, स्वर यंत्र जिसको बोलते हैं मैंने, हाइवाइड बोन बताया हमने यहाँ पर, कार्टिलेजेस बताए मैंने, ठीक है, कि वो सी शेप के कार्टिलेजेस होते हैं। और मैंने बताया कि करीब 16 से 20 छल्ले होते हैं ट्रैकिया के अंदर, और जिनकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब एक चीज देखना है आपको, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बाकी पॉइंट बता रहा हूँ। अब देखेंगे आगे हम, पर इतनी चीजों कट शॉर्ट में लिखना है, ऐसी क्वेश्चंस हैं, बस ऐसी आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम। आपने देखा मैंने यहाँ पर दो ये फेफड़े बनाए थे, है ना। ये फेफड़े क्या होते हैं? नीचे डोम शेप,
मसल होती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम मसल। दिस डायफ्राम मसल, और एक आप देखेंगे कि इस प्रकार से सामने हमारे क्या होता है, ये पसलियां हैं, ठीक है, ये पसलियां हैं। एक तो डायफ्राम मसल हो गई, दूसरी इन पसलियों के बीच में, इन पसलियों के बीच में इधर ये यहाँ भी मांसपेशी होती है जिसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल, इन दोनों ही मांसपेशियों को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी मसल। दोनों को बोलते हैं रेस्पिरेटरी मसल, क्योंकि ये मांसपेशियां ही होती हैं जिनके कारण हम सांस ले पाते हैं। डायफ्राम मसल क्या होता है, ऊपर और नीचे की तरफ आता है। ये जो होते हैं हमारी एक्सपेंड करते हैं किसको, पसलियों को, जिससे कि फेफड़े खुल जाते हैं, उनका वायु भर जाती है। फिर डी एक्सपेंड होते हैं, तो इनमें दोनों मांसपेशियां काम करती हैं, इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम मसल। इसलिए इन दोनों मसल को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी मसल कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। अब आगे देखना है, जब ये डायफ्राम ऊपर की तरफ जा रहा है, समझना है, तो क्या होगा, हमारे ये फेफड़े जो होंगे क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है, और पसलियां हमारी सिकुड़ जाएंगी। तो जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर कि डायफ्राम मसल एक्सहेलेशन में किस पोजीशन में होती है। तो याद रखना, डायफ्राम मसल जब मैंने बोला एक्सहेलेशन हो रहा है, बाह्य श्वसन हो रहा है, तो उस दौरान ये रिलैक्स मूड में होती है। रिलैक्स होती है कौन सी, डायफ्राम मसल, एक्सहेलेशन के दौरान। और जब हम इनहेलेशन कर रहे होते हैं, इनहेलेशन में क्या होगा, फेफड़े बड़े बड़े हो जाएंगे और ये क्या होगी, ये डाउन हो जाएगी, ऐसे डाउन हो जाएगी। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी, है ना। इसका मतलब क्या है, हमारा इनहेलेशन हो रहा है, अंतःश्वसन हो रहा है, अंतःश्वसन हो रहा है, तो डायफ्राम मसल हमारी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये नोट कर लेने की जरूरत है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, नेट में आ गया, कई एग्जामों में आ चुका है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये मैंने क्या बताया, एक इसका मैकेनिज्म बताया है। अगर आपने बीपीएड एमपीएड में पढ़ा होगा तो एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे होता है, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि भाई जब इनहेलेशन होता है तो फेफड़े हमारे क्या होते हैं, खुल जाते हैं, और पसलियां जो होती है एक्सपेंड, खुल जाती हैं फेफड़ों के अंदर। कभी देखा होगा फोर्स, आर्मी की भर्ती में, एयरफोर्स की भर्ती में, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, जो भी फोर्स की भर्ती के अंदर क्या होता है, सीना फुलवा के देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, क्यों देखा जाता है, ध्यान रखना, उसकी वाइटल कैपेसिटी के लिए, उसके VO2 मैक्स के लिए, ठीक है। जितना अधिक फेफड़े बड़े होंगे उतना ही उसकी एंडोरेंस पावर अच्छी होगी, इसलिए फुला फुला के देखा जाता है। तो जब अंतःश्वसन करते हैं तो हमारा डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इनहेलेशन, ये अंतःश्वसन कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और ये पसलियां फैल जाती हैं, फेफड़े खुल जाते हैं, इसमें हवा बढ़ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जब हम बाह्य श्वसन करते हैं तो क्या होता है, पसलियां सिकुड़ जाएंगी, डी एक्सपेंड हो जाएंगी, और डायफ्राम मसल क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा, जो किस रूप में आएगा, रिलैक्स मूड में आएगा। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक, ये समझ में आ गया आप? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाँ बस मैं ये जरूर बताना चाहूंगा आज
कि अब मैराथन क्लास सीधे हमारी ऐप के ऊपर रहेंगी। यहाँ पर आपको आज कल परसों सर्कुलेटरी सिस्टम देखा, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जो हमसे जुड़ना चाहता है वो इस नंबर पे मैसेज कर सकता है 7983637880। आप इसका मैसेज कीजिए, आपको प्रोसीजर पता पड़ेगा हमारे से कैसे जुड़ेंगे आप। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं हम कि अब जो पॉइंट आ रहे हैं, पहला पॉइंट लिखते चलना है अपन को जल्दी जल्दी। ऑक्सीजन इनटेक। ऑक्सीजन इनटेक का मतलब अंतःश्वसन में ली गई वायु जो फेफड़ों तक पहुंची। ऑक्सीजन इनटेक अंतःश्वसन में ली गई वायु जो हमारे अंतःश्वसन में जो वायु हमारे फेफड़ों तक पहुंची, उसको कहते हैं ऑक्सीजन इनटेक, ठीक है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब जो फेफड़ों तक वायु आ गई थी उसके शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट कर देना, उसको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कहेंगे। ऑक्सीजन इनटेक बाह्य श्वसन से वायु का फेफड़ों पे पहुंच जाना, एल्वुलाई तक पहुंच जाना। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का मतलब वो जो फेफड़ों की एल्वुलाई तक पहुंची हुई है वो शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक, है ना, रक्त के माध्यम से पहुंच जाए, उसको कहेंगे ऑक्सीजन इनटेक। ऑक्सीजन हो गया ट्रांसपोर्ट, वहां तक पहुंच गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, पहुंच गया। इनटेक का मतलब आना, ट्रांसपोर्ट का मतलब वहां से सभी जगह पहुंचा देना। और फिर तीसरा होता है ऑक्सीजन अपटेक। हिंदी में भी ये लिखे आएंगे एग्जाम के अंदर, ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन अपटेक लिखा आएगा हिंदी में। ऑक्सीजन अपटेक का मतलब क्या है कि वो जो ऑक्सीजन हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंची है उसकी खपत हो जाए, उसका प्रयोग हो जाए, ठीक है। वहां ऊर्जा बनेगी, उसकी खपत हो जाएगी, उसको कहेंगे ऑक्सीजन अपटेक। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। ऑक्सीजन डेप्थ। डेप्थ का मतलब ऋण, उधार, है ना। डेप्थ का मतलब उधार। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, शॉर्ट में ईपॉक, ठीक है। एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन। ईपॉक का फुल फॉर्म है ये। जब हम इसको समझाएंगे, इसकी डेफिनेशन बताएंगे तो यही डेफिनेशन है इसकी। क्या है ऑक्सीजन डेप्थ का मतलब? ऑक्सीजन ऋण। देखिए मैं अभी आराम से बैठा हूं, ठीक है। मैं 1 मिनट के अंदर लगभग 400 ml, ठीक है, एट रेस्ट मैंने क्या किया, 400 ml ऑक्सीजन लिया, ठीक है। अब मुझे एक्सरसाइज कराई, मुझसे बोला गया कि भाई ट्रैक के 2 राउंड मार के आइए, मतलब 800 मीटर की दौड़ के आइए, फिर हम आपको नापते हैं ऑक्सीजन कितनी आप ऑक्सीजन की खपत कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का अपटेक कितना हो रहा है। अब पता पड़ा आफ्टर एक्सरसाइज, पता पड़ा एक्सरसाइज के बाद मैं 2000 ml ऑक्सीजन का अपटेक कर रहा हूँ। आराम में 400 ही कर रहा था और एक्सरसाइज के बाद 2000 का कर रहा हूँ, तो कितने का अंतर आ गया,
1600 ml का, ये जो 1600 ml निकला है इसी को हम कहेंगे ऑक्सीजन डेप्थ। इसको क्या कहेंगे हम? ऑक्सीजन डेप्थ कहेंगे इसको। भाई शरीर को तो काम 400 में चल रहा है, अब वो 2000 कहां से आ गई, 1600 अधिक कहां से आ गई? वो ऋण ले लिया, उसको इस तरीके से लिया जाता है। तो ऑक्सीजन डेप्थ समझ में आ गया वो सबको। डेप्थ का मतलब ऋण। अब देखिए एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन। एक्सेस मतलब अधिक, पोस्ट का मतलब बाद में, एक्सरसाइज के बाद, अभ्यास कराया हमने, आफ्टर एक्सरसाइज, अभ्यास के बाद, ठीक है। ऑक्सीजन की खपत कितनी अधिक हुई, किसकी तुलना में? अभ्यास, जो आराम रेस्ट में बैठे, एट रेस्ट जितनी एक्सरसाइज में थी। तो एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन मतलब वही हो, एक्सेस कितना? एक्सेस होगा 1600, पोस्ट एक्सरसाइज कितना? 2000 करेगी, पहले 400 ही थी। इसको कहेंगे ऑक्सीजन डेप्थ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे फिर बढ़ते हैं उसके अंदर। आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम VO2 मैक्स। इसका मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी ऑक्सीजन अपटेक कर सकता है, कितनी अधिक अपटेक कर सकता है, ऑक्सीजन अपटेक अधिक से अधिक कितनी कर सकता है। भाई अधिक से अधिक कब करेगा? बिस्तर पे सो रहा होगा तब करेगा ना, पैदल चल रहा होगा तब करेगा ना, ऐसी एक्सरसाइज कर रहा हो जिसके अंदर उसकी हृदय दर अधिकतम हो जाए। तो अगर मुझसे कोई बोले VO2 मैक्स की परिभाषा बता दो सर, तो मैं क्या बोलूंगा कि अभ्यास के दौरान जब हृदय दर अधिकतम हो जाए, अभ्यास के दौरान जब हृदय दर अधिकतम हो जाए, उस दौरान 1 मिनट में खपत की गई ऑक्सीजन की मात्रा को VO2 मैक्स कहते हैं। क्लियर हो गया? अब एक आया व्यक्ति, उस बच्चे की उम्र थी 30 साल का बच्चा था, लड़का। बोला सर बताओ इसका VO2 मैक्स कितना होगा? तो मैंने तो पहले क्या निकालता है, मैक्सिमम हार्ट रेट कितना होगा इसका। मैक्सिमम हार्ट रेट की सबको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? 220 माइनस एज, उम्र कितनी है, तो 220, इसकी उम्र थी 30, ये निकल के आ गया 190। कहने का मतलब उसको ऐसी एक्सरसाइज कराई जाए जिससे कि उसकी हृदय दर 190 तक पहुंच जाए। मैंने क्या किया, उसको ट्रेडमिल पे दौड़ाया, ठीक है, ट्रेडमिल पे दौड़ा रहा हूँ और सामने हार्ट रेट मॉनिटर लगा हुआ है, देख रहा हूँ कि ये लगभग 190 कब पहुंच रही। मैं लगभग बोल रहा हूँ क्योंकि क्या बोला जाता है, +-10 बोला जाता है। तो कहने का तो 180 पहुंच गई तब भी मैक्सिमम मानूंगा उसका। तो मैक्सिमम हार्ट रेट उस जो 30 साल का उम्र का बच्चा था, बंदा था, उसको दौड़ाया मैंने ट्रेडमिल पे। जब देखा कि उसकी हृदय गति कितनी पहुंच गई, 180 के करीब पहुंच गई। उस दौरान वो 1 मिनट में कितनी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा था, उसको हम कहेंगे VO2 मैक्स। और VO2 मैक्स किस चीज को इंडिकेट करता है? उस व्यक्ति की एरोबिक कैपेसिटी को नोट कर लेना है। उसकी एरोबिक कैपेसिटी, एरोबिक क्षमता, ठीक है। ये क्लियर हुआ VO2 मैक्स। आगे चलते हैं।
फोटो ले सकते हैं। अब आता है सेकेंड विंड। सेकेंड विंड हिंदी में क्या बोलते हैं? द्वितीय द्वितीय वायु। सेकेंड विंड, द्वितीय वायु, या इसको बोलते हैं प्राणवायु। अब भाई ये क्या चीज है, समझना है यहाँ पर। किसी व्यक्ति को मैंने कहा, किसी स्टूडेंट को कहा, मैंने बीपीएड के स्टूडेंट को कहा कि भाई दौड़ना स्टार्ट करना है, और आज आपको कितना दौड़ना है? 2 किलोमीटर दौड़ना है। यहाँ ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक ये 2 किलोमीटर। उसने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, आप देखेंगे यहाँ से इसने दौड़ना स्टार्ट किया, लगभग 30 से 40 सेकंड दौड़ने के बाद उसको एक ऐसी स्थिति आएगी जैसे उसको उल्टी हो रही है, चक्कर आ रहा है, पेट में दर्द आ रहा है, लग रहा है छोड़ो यार बैठ जाओ, दौड़ो मत। और वो क्षणिक स्थिति के बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाता है और पूरी दौड़ पूरी कर लेता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये वाला भाग, एक ऐसी स्थिति आती है लगभग 30 से 40 सेकंड के बाद, उस व्यक्ति को लगता है कि भैया प्राण ही नहीं है शरीर के, और क्षणिक उसके बाद देखो ऑटोमेटिकली ऊर्जा बन जाती है। यहाँ लगता है कि प्राण आ गए, यहाँ क्या आ गया? प्राण आ गए। यहाँ तो चला गया प्राण गए, ये देखो उसको लगा प्राण गए और क्षणिक स्थिति थी, उसके बाद दोबारा से प्राण जैसे, मतलब उल्टी आ रही है, चक्कर आ रहा है, बोला आप बैठ जाओ, अब नहीं दौड़ा जा रहा है, और तभी एक दो पैर आगे निकाल रहा है, उसके बाद देखता अरे कंटिन्यू दौड़ना स्टार्ट करके, इसका मतलब नॉर्मल स्थिति हो गई। तो ये लाइन जो देख रहे हैं आप, ये वाली लाइन है ना, ये प्राण लेके आ गया। सेकेंड विंड फेज, इसको कहते हैं सेकेंड। अगर कोई मुझसे बोले परिभाषा बताइए सेकेंड विंड की, तो मैंने कहा जब कोई अभ्यास किया जाता है तो लगभग 30 से 40 सेकंड के पश्चात एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें उल्टी जैसे आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, और स्थिति क्षणिक होती है, उसके बाद फिर सामान्य स्थिति बन जाती है। तो क्षणिक के बाद सामान्य जो बन रही है, यही सेकेंड विंड है। भाई ये क्यों होता है? प्रॉपर वार्म अप ना किया हो आपने, फिटनेस अच्छी ना हो, इसलिए देखा होगा हर खेल से पहले वार्म अप कराया जाता है, क्योंकि इस सेकेंड विंड फेज को वहीं खत्म कर दिया। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। हाँ, बेशक बोर्ड हमारा छोटा है मगर मजा आ रहा होगा आपको, और मैंने कहा ना कि डिजिटल बोर्ड बहुत जल्दी आ रहा है, क्योंकि हम थोड़ा सा अच्छा डिजिटल बोर्ड चूज करने में लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया उसके अंदर पिक्चराइजेशन के द्वारा एक एक चीज दिखाई जाए, क्लास देखने में मजा आ जाए आपको, इन सब चीजों को उस पर दिखाया जाए वीडियो के रूप में, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे आप, तो आपने अभी सेकेंड विंड फेज देखा, सेकेंड विंड फेज देखा आपने, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। सेकेंड विंड के बाद कुछ चीजें हैं, आप मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको समझने की जरूरत है। तो आप देखेंगे सेकेंड विंड के बाद अगला आता है हमारा ब्रीथ रेट।
श्वसन दर, श्वसन दर मतलब 1 मिनट में श्वसन की संख्या, 1 मिनट में एक व्यक्ति कितनी सांसें लेता है। 1 मिनट में अगर देखा जाए तो हम बोलते हैं 12 से 20, 12 to 20 पर मिनट। ठीक है, 12 क्यों बोली गई? खिलाड़ी के लिए, एक अच्छा खिलाड़ी, एक एंडोरेंस धावक, एक मैराथन का धावक, उसकी 12 तक पहुंच जाती है। वैसे नॉर्मली हम बोलते हैं 16 से 20, 16 to 20, एक आम व्यक्ति के लिए 16 से 20, ये ब्रीथ रेट हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? एक बार में, अब मैं खड़ा हूं, मैं सांस ले रहा हूं आराम से, तो एक बार में मैंने कितनी सांस वायु अंदर ली या मैंने बाहर छोड़ी। भाई जितनी अंदर लूंगा उतनी बाहर छोड़ूंगा। सपोज मैंने 100 ml अंदर ली, 100 ml बाहर छोड़ दी, तो मेरे लिए टाइडल वॉल्यूम क्या होगा? 100 ml। एक बार में, अगर मेरे को टाइडल वॉल्यूम की परिभाषा पूछे, डेफिनेशन, तो मैं यहाँ बोलूंगा कि एक बार में अंतः श्वसन में ली गई वायु या बाह्य श्वसन में बाहर छोड़ी गई वायु की मात्रा को हम टाइडल वॉल्यूम कहेंगे। क्लियर हो गया? अब आता है तीसरा, मिनट वेंटिलेशन, जिसको कि हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। मिनट का मतलब 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर कितनी वायु अंदर आई थी और कितनी गई बाहर। जितनी आएगी उतनी बाहर आएगी। वेंटिलेशन का मतलब, देखो घरों में वेंटिलेटर लगे रहते, रोशनदान, यहाँ से वायु आई और यहाँ से निकल गई, वेंटिलेशन हो गया, क्रॉस वेंटिलेशन हो गया। सेम वही, 1 मिनट के अंदर कितनी वायु आई और कितनी चलेगी, जितनी आएगी उतनी चली जाएगी। तो अगर मिनट वेंटिलेशन का फॉर्मूला देखेंगे तो क्या आएगा हमारा? भाई 1 मिनट में कितनी सांस ली उसने, ब्रीथ रेट इनटू टाइडल वॉल्यूम, ये हो गया मिनट वेंटिलेशन का फॉर्मूला, ब्रीथ रेट इनटू टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट। आगे देखते हैं, अगला आता है कंप्लीमेंट्री एयर, या इसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कंप्लीमेंट्री, कम, COM, कम, अंदर आओ, है ना। मतलब एक बार में देखना है, अधिक से अधिक वायु अंदर भर लिया आपने। अब पता पड़ा मैंने क्या किया, जो इनहेलेशन किया मैंने, मैक्सिमम इनहेलेशन मतलब अधिक से अधिक अंतःश्वसन के पश्चात सामान्य बाह्य श्वसन करना, नॉर्मल एक्सहेलेशन। अधिक से अधिक अंतःश्वसन करने के पश्चात सामान्य बाह्य श्वसन करने पर जो वायु का अंतर आता है उसे हम कंप्लीमेंट्री एयर या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। भाई अधिक से अधिक इनहेलेशन कितना किया, तो पता पड़ा कि इसने कितना किया, 1200 ml किया, और सामान्य एक्सेलेरेशन कितना किया इसने, तो पता पड़ा कि 300 ml किया। तो भाई इंस्पिरेटरी रिजर्व, अंदर कितना रिजर्व बच गया, तो
तो क्या होगा 1200 में से 300 घटा दीजिए 900 ml, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एयर आ गया, इसका रिजर्व वॉल्यूम आ गया। तो कहने का मतलब मैक्सिमम इनहेलेशन माइनस नॉर्मल एक्सहेलेशन इक्वल टू सप्लीमेंट्री एयर या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगला चलते हैं हम नेक्स्ट। अगला है सप्लीमेंट्री एयर। कंप्लीमेंट्री एयर की हमने क्या किया, सप्लीमेंट्री एयर। सप्लीमेंट्री, अब सप्लीमेंट्री एयर में क्या है, मैक्सिमम, पहले तो मैक्सिमम क्या, नॉर्मल इनहेलेशन और मैक्सिमम एक्सहेलेशन। अब यहां ध्यान है, मतलब सामान्य अंतर श्वसन के पश्चात अधिक से अधिक बाह्य श्वसन करने पर वायु के अंतर को हम सप्लीमेंट्री एयर या एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। अब पता पड़ा नॉर्मल इनहेलेशन में आराम से सांस ली अंदर, तो पता कितनी ली, तो 100 ml ली और पूरे बल से बाहर निकाली, पूरे बल से कितनी निकाल दी, तो पता पड़ा कि भाई 2100 ml निकाल दी इन्होंने बाहर। कितना अंतर आया, तो क्या होगा 2100 में से 100 घटा इक्वल टू 2000 ml। ये हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर हो गया, चीज समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है भाई। सब लाइक भी करो, वीडियो को लाइक करने की जरूरत है। और मैं तो चाहूंगा कि भाई सभी थोड़ा सा वायरल किया करो यार वीडियो को, सबको भेजो, बच्चों को भेजो, देखें वो कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी। देखो आज आपने कितने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए आज, और समझ में आ गए होंगे आप। अब आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। DSSB के अंदर अगर क्वेश्चन आ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो कभी गलत नहीं। मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम कराया, बिल्कुल गलत नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी। बार बार समझा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच में मत जाइए। आगे देखिए, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आगे चलते हैं। अब आता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है भाई आप में कितना दम है अधिक से अधिक वायु बाहर निकालने का। अब ऐसे थोड़ी होगा कि मैंने आराम से अंदर वायु ली और पूरी बाहर निकाल दूंगा ना, पूरी भरूंगा पहले अंदर वायु, अंतर श्वसन के पूरी भरी मैंने और पूरे बल से बाहर निकाल दी। पूरे बल से बाहर निकाली गई वायु की मात्रा को हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। तो हम अगर मैं किसी पूछूं तो इसकी परिभाषा क्या हुई, जब क्या बोलेंगे, अधिकतम अंतर श्वसन करने के पश्चात अधिक बाह्य श्वसन में अधिक से अधिक वायु निकाली गई और इस वायु की मात्रा को हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। वाइटल कैपेसिटी का एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है समझना है। कंप्लीमेंट्री एयर, जो अभी मैंने समझाया, प्लस सप्लीमेंट्री एयर प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। अब बात आ रही है कि रेजिडुअल वॉल्यूम, भाई ये तो कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ गया, सप्लीमेंट्री समझ में आ गया, टाइडल वॉल्यूम समझ में आ गया, रेजिडुअल वॉल्यूम की क्या है। अब मैंने क्या बोला कि अधिकतम वायु अंदर ली, पूरी भर ली, पूरी बाल से बाहर निकाल दी, उसके बाद भी फेफड़े में कुछ ना कुछ रह जाएगी। मतलब पूरे बल से बाह्य श्वसन करने के पश्चात जो फेफड़ों में वायु बच जाती है उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है सर। अब आप सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं
बहुत बढ़िया, मैं देख रहा हूँ बहुत इंटरेस्ट से सब लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, रूप नारायण, बहुत बढ़िया। और रूप नारायण कैसे चल रहा है नवोदय विद्यालय? मेरे काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो नवोदय विद्यालय में अभी जॉब कर रहे हैं और आगे बढ़ना है क्योंकि दे हैव क्वालिफाइड द नेट एग्जामिनेशन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी। तो बहुत सारे बच्चों ने केबीएस का रिटर्न निकाला था, इंटरव्यू दिया है अभी। इवन राजस्थान में बहुत सारे बच्चों ने जो मेरे से जुड़े हुए हैं निकाला उन्होंने एग्जाम। क्योंकि देखो, डेप्थ में पढ़ाई करनी पड़ेगी। डेप्थ में पढ़ाई नहीं करेगा तो दिक्कत में आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आगे देखते हैं हम। बिल्कुल, मैंने बोला जिसको तैयारी करनी है नंबर दे रखा है मैंने, यू कैन कांटेक्ट ऑन दिस नंबर। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करना है आपके पास। आगे देखते हैं। तो आपने देखा वाइटल कैपेसिटी मतलब समझ में आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री और गॉसियन समझा दिया मैंने, सप्लीमेंट्री समझा दिया, टाइटल वॉल्यूम समझा दिया, रेजिडुअल वॉल्यूम समझा दिया। तो फेवरेट मुझे बच गई भाई। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पॉइंट, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्री। रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक है, वो किसे कहते हैं और ब्रोंकियल ट्री किसे कहते हैं? पहले ब्रोंकियल ट्री, ट्रैकिया प्लस ब्रोंकस वाले भाग को हम क्या कहेंगे? हम ब्रोंकियल ट्री कहेंगे। रेस्पिरेटरी ट्री से किसे कहेंगे हम? ब्रोंकियोल्स प्लस एल्वियोलाइज को। भाई ब्रोंकियल्स और एल्वियोलाइज वाले भाग को हम क्या कहेंगे? हम रेस्पिरेटरी ट्री कहेंगे। और ब्रोंकियल ट्री किसे कहेंगे? ट्रैकिया प्लस ब्रोंकस को। देखना चाहिए एक बार डायग्राम समझा देता हूं मैं। ये हमारा ट्रैकिया आ रहा है और ये हमारा, ये जो भाग है ब्लू कलर का बनाया मैंने, इसको कहेंगे हम ब्रोंकियल ट्री। अब उसके बाद आपको देखना है कि उसके बाद अब मैं लाल पेन से बनाऊंगा, वो हमारा रेस्पिरेटरी ट्री होगा। तो देखो अनियत, ये रेड पोर्शन जो है, रेड पोर्शन, रेड पोर्शन, ठीक है। और ये क्या है? ब्रोंकियल ट्री ब्लैक पोर्शन, ठीक है। ये मैंने क्यों समझाया? क्योंकि अगला पॉइंट इसी से संबंधित है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है डेड स्पेस क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया कि एल्वियोलाइज में क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस होता है। गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस होता है। जब मैंने अंतःशोषण किया, वायु अंदर गई, ध्यान रखना, सुनते हैं ना, जब अंतःशोषण किया वायु गई अंदर, जो वायु इस लाल वाले भाग में पहुंच गई, वो तो क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, वो गैस एक्सचेंज होगा उसका। बट ये जो बच गई, ये मैं पूरा काला कर दे रहा हूं उसको। इसमें जो वायु बैठी होगी, जब अंदर वायु गई, इसके अंदर जो वायु रह गई होगी, वो तो अंदर नहीं गई चेंज होने के लिए, जो इसमें रह गई उसको हम डेड स्पेस बोलेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम? जब
गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस हो रहा होता है, उस दौरान ट्रैकिया और ब्रोंकस में बची हुई वायु को हम डेड स्पेस कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं छूट रहा मुझसे, देखना चाहता हूं मैं। दैट्स ऑल। आज 1.5 घंटे की क्लास रही। हर्ष वर्मा बोल रहे हैं सर आई वांट टू मीट यू, हाउ आई मीट। हम मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन सेंड योर मैसेज ऑन दिस व्हाट्सएप, और इफ यू वांट टू कॉल मी, so you can send a message on this, sir I want to talk to you, so I'll definitely I'll talk to you। ठीक है, बेसिकली आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, बट मैंने क्या देखा कि हिंदी भाषी बच्चे बहुत हैं। आज मैंने आपको बोला ना, वो जो हमारी शारीरिक शिक्षा एक समग्र अध्ययन बुक है, वो वरदान है। उससे पहले हिंदी की बुक नहीं थी, वो बुक इस तरीके से लाई गई और आज हर कोई उसी बुक से बुक बना रहा है। आजकल जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसी बुक से पढ़ा रहे हैं। अब उन्होंने बेसिक उसी बुक से अपनी बुक बना ली, उससे पढ़ा रहे हैं। मगर मैं फिर बता रहा हूँ, अभी वो जो बुक आने वाली है, हम जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, वो बुक अल्टीमेट बुक होगी, अल्टीमेट बुक होगी, मजा आ जाएगा। ऑल द बेस्ट सभी को, जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके से आप लगे रहें। आइए जरूर कहूँगा, मैराथन क्लास के लिए जुड़ना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, हमारे से जुड़ जाओ, क्योंकि आज 2 हमने लाइव करी है और अब वो लाइव नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना, थैंक यू सभी को। हाँ, यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा ये नहीं पता। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सभी को, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट सभी को। मैं देख रहा हूँ 12:30 हो गए। थैंक यू।